अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एज़ पर प्रॉमिस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वाली वॉइस सो दैट टू गिव यू ओवरव्यू कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, सिर्फ इसी वॉइस तक लिमिटेड नहीं रहना। ये जस्ट टू गिव यू सेंसिटाइज यू कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं और वो भी, लेकिन स्टिल आई वुड से अगेन कि इस पे नहीं रहना कि अब आपने ये भेज दी थी। ये तो जस्ट फॉर योर हेल्प है कि आप और भी सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, तो ये एक ऐड ऑन है। ये भी आपको डायरेक्शन दे देगी कि किस तरह से आपसे एक्सपेक्ट मैं कर रही हूँ और फाइनल एग्ज़ाम में क्या चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, किस तरह से आप प्रिपेयर करें उस हिसाब से, ताकि आपको कंसेप्चुलाइजेशन और एनालिटिकल जो चीज़ें होती हैं ना, मैंने बताया आपको कई दफ़ा कि जब हम पेपर बना रहे होते हैं तो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉलो करते हैं। तो समटाइम्स चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, हमने पढ़ी भी हुई होती हैं, लेकिन उनकी एक्सप्रेशन और उनको आप पूछने का तरीका इस तरह से होता है कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जस्ट टू हेल्प यू इन दैट वे ये कुछ टॉपिक्स मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ जो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी हैं। तो बाकी ये नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके साथ की जो थ्योरी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं और आपके नोट्स में मौजूद हैं थियोरेटिकल, वो आपने कवर करनी है सारी, ठीक है। इस नोट के साथ, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगी हूँ। सबसे पहले चीज़ देखो, हम उधर से शुरू करते हैं, ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है वो है प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट्स का। तो सबसे पहली बात तो ये सवाल ही है, अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ एज एन एवेल्युएटर, अगर मैं पूछूँ और अगर मैं एज एन इंटरव्यूअर भी पूछूँ, अगर आप मेरे सामने आए कि मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वाई वी कैलकुलेट प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट्स, क्यों निकालते हैं, क्यों नहीं एक्चुअल का वेट कर लेते। तो उसका जवाब ये है कि क्योंकि हम कॉस्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरी प्रोडक्ट बना के मैं ये फैसला करूँ कि ओहो ये तो कॉस्ट ज़्यादा हो गई है तो अब मुझे ये नहीं बनानी चाहिए थी, या मुझे अब मैं इस पर प्रॉफिट रख के बेचूँ। इस तरह तो नहीं होता। पहले आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं ना। तो पहले आपको सारी कॉस्ट का पता होना चाहिए ताकि आप ये फैसला लगा सकें कि आपको आया वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी भी है, आपको वारा भी खाती है कि नहीं, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, आपकी एक प्रोडक्ट 100 रुपये की बिक रही है और मार्केट में वही प्रोडक्ट चाइना की 10 रुपये की है, तो कौन लेगा आपकी प्रोडक्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं। बाद में जब एक्चुअल होते हैं ओवरहेड्स, तो फिर हम देखते हैं कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, और फिर हम उसका डिफरेंस जो है उसकी एडजस्टिंग एंट्री एक पास कर लेते हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिटेल में, इसका मैंने ब्रीफ सा ओवरव्यू एक आपके साथ किया है। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको देखना है, क्योंकि ये लॉजिकल रीज़न है ना, लॉजिकल बात है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वाई नॉट कि आपको इसकी अच्छी सी रीज़न ही पता हो। तो इसको नॉट लिमिटेड टू दिस डिस्कशन ओनली, ये तो जस्ट टू सेंसिटाइज यू है। तो इसकी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, जहाँ मर्जी जिस मर्जी रिसोर्स से देखें, दैट डजंट मैटर, बट यू शुड नो द लॉजिक। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, उस पर देखो, जैसे फिर मिसाल के तौर पर प्रोसेस कॉस्टिंग है, तो उसमें हमने देखा कि हम इक्विवेलेंट यूनिट्स करते हैं। तो इक्विवेलेंट हम यूनिट्स क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, वाई वी यूज़ इक्विवेलेंस का सिस्टम ही करने की क्या ज़रूरत है। हम इतनी तरद्दुद में क्यों पढ़ रहे हैं कि हम 75% है तो उतने पार्शियल यूनिट्स हैं, कंप्लीट हैं, तो उसको फुल पे लेके आते हैं और फिर फुल को ऐड करते हैं। फिर हम, जैसे मैंने एग्जांपल भी एक दफ़ा कॉफ़ी की दी थी जब मैंने पढ़ाया था, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैच में आइडेंटिकल चीज़ें, स्टैंडर्डाइज चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। उनके लिए हम एक एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं कर सकते, उनके लिए यही वाला तरीकाकार सूटेबल है कि बैच में प्रोड्यूस किया जाए। तो फिर इसलिए ये जो प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम है ये ज़रूरी है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम इक्विवेलेंस यूनिट्स नहीं निकालेंगे तो हम अंडर कॉस्टिंग कर रहे हैं मे बी, क्योंकि हमने कुछ यूनिट्स जो कि कंप्लीट थे, कुछ सेंस में कुछ एक डिपार्टमेंट में कंप्लीट थे, फॉर एग्जांपल 75% यूनिट कंप्लीट थे और 25% कंप्लीट नहीं थे। तो 25% के इनकम्प्लीट होने की वजह से हमने 75% जो कंप्लीट पार्ट था उसको भी इग्नोर कर दिया, उस उतने परसेंट से हमने इनकम्प्लीट कॉस्टिंग की। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट कॉस्टिंग करने के लिए, हम क्या करते हैं कि हम इक्विवेलेंस निकालते हैं और इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल के फिर हम प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल फिर एबीसी कॉस्टिंग पे आ जाएं। एबीसी कॉस्टिंग हम क्यों करते हैं, एबीसी कॉस्टिंग होती क्या है, क्या एबीसी कॉस्टिंग इज़ अ कॉस्टिंग मेथड, क्या ये अप्रोच है लाइक जॉब ऑर्डर की तरह या प्रोसेस की तरह, ये कोई अलग तरीका है। तो ये मेथड नहीं है एबीसी, एबीसी इज़ एन अप्रोच। इस एबीसी को आप जॉब कॉस्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अप्रोच है, यानी कि मैंने जॉब वाइज कॉस्टिंग करी हूँ तो मैं जॉब वाइज भी जॉब में भी एक्टिविटीज़ को अलग अलग जमा करना शुरू कर दूँ, तो वो जॉब में मैं एक्टिविटी एबीसी को यूज़ करना है। इसी तरह डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं एक्टिविटी जमा करना शुरू कर दूँ तो मैं जॉब में एबीसी कर रही हूँ। तो ये इस तरह है। फिर फॉर एग्जांपल जैसे अब ये मेथड्स हैं, जैसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है और एबीसीज में क्या फ़र्क है, ये यू शुड नो, यू शुड हैव अ क्लैरिटी। और उससे भी ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया कि क्या ये तीनों अलग अलग मेथड्स हैं या एबीसी जो है इज़ एन अप्रोच दैट कैन बी यूटिलाइज बाय जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और बाय द प्रोसेस कॉस्टिंग एज वेल। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आगे बात आ जाती है, मिसाल के तौर पर
अगर कोई सवाल आ जाए तो उसमें कमेंट वगैरह करना हो तो वो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू कमेंट, और अपनी सोच को ना, मतलब कहते हैं ना, अपनी सोच को फ्री करेंगे, और मतलब डर डर के नहीं, उस देखेंगे सवाल को, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको देख के उसके मुताबिक आप प्रिडिक्शन करेंगे। इसमें क्या है, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि गलत होगी। ये रूटीन लाइफ की चीज़ें हमने बात भी की हैं काफ़ी इनके मुतालिक, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि इमेजिनरी है। आज आप किसी फैक्ट्री में काम शुरू करें, आपको सब ये पता चल जाएगा, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि कितनी रियलिस्टिक बातें हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है। आपने फॉर एग्जांपल मिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ये डिफरेंट जो एस्टिमेशन मेथड्स हैं इनका पता होना चाहिए। कॉस्ट बिहेवियर से क्या मतलब है आपका, एस्टिमेशन से क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे रिग्रेशन है, उसका क्या मतलब है, लीनियर मॉडल का क्या मतलब है, कर्वी लीनियर का क्या मतलब है, रेंज का क्या मतलब है, ये क्या होती है, ये जो है रेलिवेंट रेंज, ये क्या चीज़ होती है, ये पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, फिर मिसाल के तौर पर उसे कहते हैं कि ये रेलिवेंट रेंज है, कि फॉर एग्जांपल कैपेसिटी है ना एक 0 से 100 के बीच में, तो अब कंपनी जो है वो कितनी कैपेसिटी पे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारी प्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल 40 to 80% कैपेसिटी पे वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो ये उस कंपनी की रेलिवेंट रेंज है। ये क्या बिहेवियर है उसका, लीनियर है यानी कि इंक्रीजिंग है ऑन बोथ एंड्स से वाई आर इंक्रीजिंग, या कर्वी लीनियर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको कहते हैं कि रेलिवेंट रेंज है। क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट इन द रिग्रेशन की, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो उसके हवाले से उसको भी देखना है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। कॉस्ट और एक्सपेंस में फ़र्क ये है कि फॉर एग्जांपल एक मशीन है ना, आपने मशीन परचेज़ की, मशीन की कीमत है लेट्स से 10 लाख रुपए, तो वो मशीन जो है अभी फ़िलहाल तो एक एसेट है, लेकिन 1 साल के बाद उसमें से 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप चार्ज करेंगे, और जो 10,000 रुपये माइनस करके जो अमाउंट रह जाएगी वो आपकी एसेट में रिफ्लेक्ट होगी, एक्यूमुलेटेड उसमें एसेट में चार्ज रिफ्लेक्ट होगी। 10,000 जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में शो होगी। तो ये जो एक्सपायर्ड पोर्शन है जो आपने इस्तेमाल कर लिया, जो डेप्रिसिएशन की मद में गुजर गया, वो आपका जो एक्सपायर्ड पोर्शन जो आपने इनकम स्टेटमेंट में चार्ज किया, उसको आप कहते हैं कि वो एक्सपेंस है। और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है जो भी टू बी यूटिलाइज्ड है, अनएक्सपायर्ड है, जो कि आपने एसेट साइड में लिखा हुआ है, जिसको भी आपने यूटिलाइज़ करना है इन द फ्यूचर, उसको आप कहते हैं कि वो आपका एसेट है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है और आपके सामने सवाल आता है तो यू कैन ईजिली क्रिएट एन आंसर, ठीक है, क्रिएट एन आंसर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव इन योर माइंड। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें थी, मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने के लिए एक मैंने आपके साथ ये शेयर किया है।